तो हाँ जी, कैसे हैं यार आप सब। आई होप सब बहुत ही भाई बढ़िया होगा। और आप पढ़ाई लिखाई पे अपना ध्यान लगा रहे होंगे बहुत बढ़िया से। और थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर जा रहा है तो पता होगा आपको कि भाई पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरी चीज़ें बाद में। तो यार ये सीरीज़ आप लोगों को पता है मैं क्या करता हूँ इसमें। करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ जो भी स्टैटिक है ना, स्टैटिक पोर्शन आपके सिलेबस का वो भी रेगुलरली डिस्कस करते हैं। तो आपका करंट जो मेन है प्लस स्टैटिक, इसका मतलब आपको कुछ चीज़ आती है तो रिवाइज हो जाएगी, नहीं आती है तो सीख लोगे। ये सीरीज़ अगर आप लोग फॉलो करते हुए जाओगे तो मंथ एंड में आप देखोगे कि जो मंथ एंड के करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादातर आपको आते होंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिक भी आपको आता होगा, है ना। तो बस सर, बहुत बोल लिया, अब स्टार्ट करिए, है ना। यस सर, बताइए क्या है आज आपके लिए। पहली चीज़ है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 4। तो अग्नि 4 हमारी मिसाइल है जो कि ऐसा कुछ नहीं है नई आई है, ये पहले से थी हमारे पास, पर रेगुलर ना टेस्टिंग होती है मिसाइल्स की। तो उसी से रिलेटेड टेस्टिंग थी तो मैंने सोचा ये न्यूज़ में है। और मेरे सोचने से भी नहीं, न्यूज़ में जो चीज़ होती है वो स्टैटिक बन के भी आ जाती हैं आपके पेपर में, स्टैटिक रिलेटेड। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताया जाए। अब जो अग्नि है ना, अग्नि मिसाइल्स, आपको पता है इंडिया अपनी खुद की मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिसाइल्स हैं इंडिया के पास। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज़ है अग्नि। अब बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है सर? दो तरह की होती है, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक जो क्रूज बैलिस्टिक जो एक जगह से लॉन्च करे और पैराबोलिक ऐसे स्ट्रक्चर बना के टारगेट पे चली जाए। मतलब आप उसको लॉन्च करने का तो आपके पास एक्सेस है बस, और टारगेट सेट करने का भी एक्सेस है, बट रास्ते में मैन्यूवरिंग नहीं हो सकती, मतलब आप उसको इधर उधर नहीं भेज सकते। एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है जिनमें थोड़ी बहुत मैन्यूवरिंग होती है, बट ज़्यादातर ये एक ही ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी। इसकी बहुत ही तेज़ स्पीड होती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में भी उड़ती है। तो अभी मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, बट हाँ इतना पता रखो कि बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है और बहुत तेज़ स्पीड होती है इसकी, और आप इसको हिला नहीं सकते ज़्यादा बीच में। क्रूज मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस है, एक जगह से छोड़ी दूसरी जगह पे जाती है, लो फ्लाइंग होती है, ये धरती है तो इसके पास ही उड़ रही है। ये बैलिस्टिक हाई ट्रेजेक्टरी पे जाती है, बहुत ऊपर जाती है एटमोस्फेयर में। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल लो उड़ती है, नीचे उड़ती है, तेज़ होती है और उसको आप हिला सकते हो, है ना, हिला सकते हो आप इसको रास्ते में। मतलब लॉक कर सकते हो टारगेट पे। मान लो कोई ये एयरक्राफ्ट है और इस पर लॉक कर दिए क्रूज मिसाइल, तो इसके पीछे पीछे उड़ती चली जाएगी। तो उसमें डिफरेंस क्या है, इसकी स्पीड बैलिस्टिक जितनी नहीं होती और ये रास्ते में घूम सकती है। तो ये थोड़ा सा, बाकी मेरी मेजरली डिफेंस की क्लास होगी उसमें बताऊंगा। तो जो अग्नि मिसाइल सीरीज़ है, ऑब्वियसली ये कौन लाया है? डीआरडीओ ने ही बनाई है। डीआरडीओ हमारा मेजरली सारे काम करता है। हमने जब कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, उसके बाद हमने फील करा कि यार एक बहुत एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की नीड है हमारे पास। तो 1999 के बाद ये स्टार्ट हुआ प्रोग्राम। इसके 5 वेरिएंट है अग्नि के 5 वेरिएंट है, प्लस एक अग्नि प्राइम नाम करके भी है। तो अग्नि 5 तक है, 1 2 3 4 5 प्लस एक अग्नि प्राइम। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है। पेपर में आपसे ऐसे पूछा जाता है, मतलब सरफेस से ही छोड़ी है मिसाइल और सरफेस पे ही जाके टारगेट को अटैक करेगी। कुछ मिसाइल क्या होती हैं, सरफेस टू एयर होती हैं, मतलब सरफेस से छोड़ी ऊपर जाएंगी। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। जो आपकी अग्नि सीरीज है वो एक बैलिस्टिक है प्लस सरफेस टू सरफेस है। और देखो, अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो ज़्यादातर हमारी मिसाइल्स डीआरडीओ ही डिज़ाइन करता है, तो डीआरडीओ ने ही ये करी है। ठीक है सर, और बताइए। ये हमारी सारी सीरीज न्यूक्लियर कैपेबल है। न्यूक्लियर कैपेबल है मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड को लेके जा सकती है और कहीं भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, सारी की सारी 1 से लेके 5 तक। बहुत बढ़िया सर। बाकी 1 2 3 अभी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, जो पुरानी हो जाती हैं, रखी हैं कुछ, वो यूज़ कर सकते हैं, बट अब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होती। न्यूक्लियर भी है, ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया। अब इनके बारे में और थोड़ा सा पता करने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो 1 और 2 हैं, अग्नि 1 और 2 है, वो है मीडियम रेंज।
रेंज भी आपसे पेपर में ज़रूर ज़रूर पूछता है। मीडियम रेंज की है, मीडियम रेंज का मतलब हो गया अप टू 2500। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी कि भाई डीआरडीओ ने बोला हुआ है मीडियम रेंज वाली यही होती है, बट एक बना रखी है डिफेंस एनालिसिस्ट ने कि भाई ये मीडियम रेंज है। बोलते भी हैं, डीआरडीओ बोलता है मीडियम रेंज है। अप टू 2500 तक चलती हैं ये दोनों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3 और 4, ये दोनों कैसी हैं? इंटरमीडिएट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज मतलब लगा लो यार 5000 से कम कम, या फिर 4500 से लेके 4700 तक, ऐसा कुछ लगा लो, ये अंदाज़ा है, ये इंटरमीडिएट रेंज है। फिर आती है आपकी अग्नि 5 जो अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुई थी, वो है आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है। मतलब इसकी रेंज होगी सर बहुत ज़्यादा। हाँ है भाई, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा। मेरे ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा सर, आप आ जाते हो हर जगह। ठीक है, नहीं आ रहा। इंटरकॉन्टिनेंटल, इसकी रेंज लगा लो आप 5000 से ज़्यादा, 5000 प्लस, 5000 से 6000 के बीच में ऐसी कुछ इसकी रेंज होती है। मतलब इंडिया से लॉन्च करके आप चाइना के एक जगह तक, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट है, दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचा सकते हो। अफ्रीका तक पहुंचा दिया, ठीक है, रशिया के एंड तक पहुंचा दिया। हालांकि वो सेम कॉन्टिनेंट में है, बट ये रेंज को बताता है ज़्यादातर। 5000 प्लस को इंटर कॉन्टिनेंटल आप कैटेगरी में डाल सकते हो। अग्नि 5 है वो। अच्छा, अग्नि 5 के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वैसे तो पूरी क्लास बन जाएगी इसके ऊपर, बट फिर भी MIRV टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। MIRV टेक्नोलॉजी मतलब ये ऐसे उड़ती हुई जा रही है, एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जैसे जा रही है इसमें से 2-3 वॉरहेड अलग से निकाल सकते हो। मतलब ये एक साथ 2-3 टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसके अंदर से और 2-3 छोटी छोटी मिसाइल्स या वॉरहेड निकलते हैं जो एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ही नीच टेक्नोलॉजी है, कुछ ही कंट्रीज़ के पास है, इंडिया उनमें से एक है ना। और अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये एडवांस टेक्नोलॉजी डिफेंस से रिलेटेड कौन कौन सी कंट्री पे है बस, तो यार सीधा ध्यान रखना कुछ ही कंट्री है जो डिफेंस में बहुत आगे है। ऑब्वियसली USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये 4 कंट्री है जो बहुत आगे डिफेंस में, प्लस इजराइल। तो इन पे चीज़ें होंगी ही होंगी ज़्यादातर, और इनमें से भी US, रशिया और चाइना पे तो होगा ही होगा। तो इंडिया भी उस कैटेगरी में आ गया, MIRV इंडिया के पास भी है। फिर एक आप आती है आपकी प्राइम। मैंने बताया था ना 5 + 1 प्राइम। प्राइम एक छोटा वर्जन है, स्मॉल। ये इतना छोटा है कि कम्पैक्ट है, ऐसे कहीं से भी उठा के लॉन्च कर सकते हो। इसीलिए इसको आप रेल से भी लॉन्च कर सकते हो और रोड से भी लॉन्च कर सकते हो। इसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं चाहिए, जैसे बाकी मिसाइल्स के लिए आपको प्रॉपर लॉन्चिंग सेटअप चाहिए। इसको आप रेल से भी और रोड से भी लॉन्च कर सकते हो। छोटी है, कम्पैक्ट है। ये भी मीडियम रेंज है, इंटरमीडिएट रेंज बोल दो या मीडियम रेंज बोल दो। और इसकी खास बात क्या है, जैसे कि अग्नि के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी थी, इसके अंदर है MARV टेक्नोलॉजी। MARV टेक्नोलॉजी मतलब मैन्यूवरिंग कर सकती है थोड़ी बहुत। छोटी मिसाइल है। अब क्या मैंने बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह पर अटैक करती है, सरफेस टू सरफेस, एक पैराबोलिक पाथ बनाती है, एंड में ग्रेविटी के अंदर चलती हैं। तो जो अग्नि प्राइम है, ये यहाँ इस वाले फेस में आके जब बूस्टर्स ख़त्म हो जाते हैं और ग्रेविटी के फोर्स से फॉल कर रही होती है, यहाँ पे आके थोड़ी बहुत मैन्यूवरिंग कर सकती है, इधर उधर हिल सकती है थोड़ी बहुत। तो ये टेक्नोलॉजी है प्राइम की। तो 5 में, अग्नि 5 में MIRV है, एक साथ बहुत सारे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज। प्राइम में MARV के अपनी लास्ट स्टेज में थोड़ी बहुत मैन्यूवरिंग कर सकती है, जो बाकी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं कर सकती। प्लस इसमें एक खास बात और है, ये कैनिस्टर लॉन्च्ड है। कैनिस्टर लॉन्च मतलब गुरुजी, मतलब बताया ना कि नॉर्मल मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए पूरा सिस्टम चाहिए। कैनिस्टर लॉन्च्ड मिसाइल में क्या होता है, ये प्रोटेक्टेड रहती हैं एक ऐसे बंद बॉक्स में, कैनिस्टर में, जैसे हम कैनिस्टर बोल देते हैं। जैसे आप लोग गांव देहात में कनस्तर बोल देते हैं, हमारे गांव वगैरह में कनस्तर बोल देते हैं ना, स्टील के डब्बे को। तो कैनिस्टर्स के अंदर ये मिसाइल्स रहती हैं, और मान लो रेल पे ले गए और ये कोल्ड लॉन्च करती हैं। मतलब यहाँ पे गैस भरी होती है,
जैसे नॉर्मल मिसाइल को लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए, बूस्टर चाहिए, यहाँ पे आग निकलेगी, वो उड़ेगी, फिर अपना बूस्टर चालू करेगी। यहाँ पे इसे आग नहीं चाहिए, यहाँ पे गैस भरी रहती है, उसके गैस के प्रेशर से एकदम से स्प्रिंग लॉन्च करती है और फिर अपने बूस्टर्स एक्टिवेट करती है। इससे क्या होता है, लॉन्च टाइम बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल मिसाइल को लॉन्च करने में, पूरा सेटअप करने में 1-2 घंटे लग सकते हैं, ये आधे घंटे या 20 मिनट में भी लॉन्च पूरी रेडी हो सकती है। तो इसे बोलते हैं कैनिस्टर लॉन्च। कैनिस्टर में प्रोटेक्टेड भी रहती है, लॉन्च भी जल्दी हो जाती है, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से। कैनिस्टर लॉन्च आपकी अग्नि 5 भी है, ये भी याद रखना। तो कैनिस्टर लॉन्च कौन कौन सी मिसाइल है, अग्नि 5 और अग्नि प्राइम। अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी है, अग्नि प्राइम MARV टेक्नोलॉजी है। तो ये कुछ आपका जल्दी से रिकैप था, कुछ चीज़ें आपको इसमें नहीं पता चली होंगी तो बहुत बढ़िया, आपका रिवाइज हो गया तो भी बहुत बढ़िया। तो ये था आपका अग्नि के बारे में। अच्छा, ये बार बार लोग पूछते हैं यार, मैं इसको अपने आप को थोड़ा गायब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, व्हाट्सएप है, इस पे आप लोग कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी चीज़ है, कोई भी रिलेटेड, आपकी लाइफ से भी रिलेटेड, कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम चल रही है, ब्ला ब्ला जो भी है, हमने सब चीज़ देख ली भाई, कोई सारी चीज़ टैकल हो जाएंगी यहाँ। तो करनी है अगर बात, आप आराम से कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को इस नंबर पे, और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो। मैं इन सीरीज़ या कोई भी क्लास की PDF वहाँ ज़रूर शेयर करता हूँ, और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स भी शेयर करता हूँ। तो PDF के लिए तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि आपको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सेशन देख के अगले दिन PDF नहीं देख रहे तो मत देखो सेशन, ज़रूरी है रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज अरीहा विंस हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट एरोबिक्स इन एशियन चैंपियनशिप। तो जब भी ऐसा स्पोर्ट्स से देखो आपके क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन खासकर जिसमें पहली बार कोई चीज़ हो रही है, हिस्टोरिक हो रहा है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है इंडिया स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो क्रिकेट को हटा के हैं, हम आर्चरी में ठीक हैं, हम लोग शूटिंग में ठीक हैं, बैडमिंटन में अब ठीक हो रहे हैं, अब हम एरोबिक्स वगैरह जिम्नास्ट में भी ठीक हो रहे हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, अरीहा जी। इनका पूरा नाम अरीहा पनगन्नम है, ऐसा कुछ करके है, पनगम बम ऐसे करके, अरीहा पनगम बम, है ना, इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट, पार्डन में। तो ये जो एशियन चैंपियनशिप है, ये आपकी कहाँ पे हो रही है, फिलीपींस में हो रही है, फिलीपींस। तो ये जिम्नास्टिक की ही एशियन चैंपियनशिप है, जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप, और ये हर साल होती है, एनुअल होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि 4-5 साल में हो रही है, बट पहली बार गोल्ड आया है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखेंगे, अरीहा पनगम बम। बहुत बढ़िया सर, आगे बताइए। भावना कंत मैम बिकेम फर्स्ट फीमेल फाइटर कम्बैट लीडर, इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट फीमेल फाइटर कम्बैट लीडर बनी हैं भावना कंत मैम। ये पहली फाइटर, फीमेल फाइटर ऑफिसर भी थी, फाइटर जेट ऑफिसर भी थी। पहला जो बैच निकला था उसमें 3 वुमेन थी, जिसके अंदर पहली फाइटर जेट को उड़ाने वाली वुमेन थी 3, तो उनमें से एक भावना कंत मैम भी थी। अब ये एक कोर्स होता है, बहुत ही टफ कोर्स होता है फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने का, वो कोर्स बहुत ही कम लोग क्लियर कर पाते हैं, तो मैम ने पहली फीमेल बनी है जो क्लियर करा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी ये न्यूज़, सीधा पूछ लेगा, तो ध्यान रखेंगे, मैम बिकेम दी फर्स्ट वुमेन फाइटर कम्बैट लीडर। ये फाइटर पायलट तो पहले से ही थी, अभी बताया ना, फाइटर पायलट पहला फर्स्ट फीमेल बैच था इनका फाइटर पायलट्स का, 3 लोगों का, उनमें से मैम थी। अब ये फाइटर कम्बैट लीडर बन गई है, ध्यान रखना, ठीक है सर। और बताओ, इंडिया आइडेंटिफाइज 27 इन प्लेसेस इन अरुणाचल। देखो अरुणाचल का चलता रहता है कि आपका चाइना वहाँ की जगहों को अपने कंट्री में क्लेम करता रहता है, ये हमारा नाम है, ये हमारा नाम है, फिर हम कहाँ हैं, तो ये आदत चाइना की है ही। तो इंडिया ने अब क्या करा है, जो चाइना ने नाम दिए थे, इंडिया ने दोबारा अपने नाम दे दिए उन जगहों को कि ये हमारे जगह के नाम हैं। तो ध्यान रखना, अरुणाचल से रिलेटेड ये चीज़ है। मेरा काम क्या है, आप लोगों का काम, होमवर्क दे रहा हूँ कि अरुणाचल का मैप देखना है, कौन कौन सी
कंट्रीज अरुणाचल से टच कर रही हैं और स्टेट कौन कौन से टच कर रही हैं ज़रूर देखना है। अभी देखो वीडियो को पॉज करके। हर बार वैसे मैं दिखाता हूँ, हम इस सीरीज़ में मैपिंग भी करते हैं, बट अभी मैं चाहता हूँ आप देखो एक बार अरुणाचल से कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं और स्टेट कौन कौन से लग रहे हैं। जाके जूम करके अरुणाचल को एक बार ढंग से देखो, अपनी आदत बनाओ। कोई भी कंट्री स्टेट जब भी पेपर न्यूज़पेपर में आए, मैं यहाँ पढ़ाऊँ, मैं यहाँ मैप दिखाऊँ, फिर भी एक बार मैप को ज़रूर देखो। यही तरीका है यार, हमें चीज़ें रटनी नहीं है, हमें बार बार चीज़ें बस देखनी है आराम से। पेपर में आएगा ऑप्शन में से, दिमाग अपने आप कहेगा यार ये लग रहा है और वही आंसर होता है। यही तरीका है। अच्छा, अपने आप को तो लिया हो सर, ठीक है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बिल टू लोकसभा टू रीनेम केरला टू केरलम। अब आपको पता है न्यूज़ बहुत पहले से सरफेस पे है, अब दोबारा रीसरफेस कर रही है कि क्या हुआ, बिल आया है पार्लियामेंट में केरला को केरलम बनाने का। तो कैसे नाम चेंज होते हैं स्टेट्स के इंडिया के अंदर, कैसे चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कोई भी स्टेट का नाम अगर चेंज होता है तो वो आर्टिकल 3 के अंदर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 कहता है, 3 के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे किसी भी स्टेट का नाम चेंज होगा। आर्टिकल 3 बताता है नाम ही नहीं, स्टेट की कोई भी बाउंड्री या फिर एरिया चेंज हो रहा है अगर, तो नेम चेंज हो रहा है अगर, तो स्टेट के से रिलेटेड कोई भी चीज़ चेंज हो रही है वो आर्टिकल 3 में मेंशन्ड है। अब अक्सर आपके पेपर में आता है आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 डील करता है उन टेरिटरी से जो बाहर से इंडिया के अंदर आ रही हैं। मान लो कल को हम पाकिस्तान को इंडिया में ले लें, तो वो कैसे होगा, आर्टिकल 2 की हेल्प से। कोई भी टेरिटरी है बाहर की, कोई आइलैंड है नया इंडियन ओशन का, वो इंडिया में आ रहा है, तो वो आर्टिकल 2 से होगा। आर्टिकल 3 क्या देखता है, पहले से ही जो इंडियन की टेरिटरी हैं उनमें कोई अगर चेंज हो रहा है वो आर्टिकल 3 से ड्राइव होता है। तो ये ध्यान रखना। तो केरला पहले से इंडिया की टेरिटरी है, तो उसका नाम चेंज हो रहा है तो आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू ये बताने के लिए। आगे बताइए। अब मैं बात करूँगा आर्टिकल 4 की भी। आर्टिकल 4 क्या कहता है, अगर आर्टिकल 3 में कोई भी चेंज हो रहा है, आर्टिकल 3 में कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे केरला का नाम केरलम में बदल रहा है, तो आपका स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में अपने आप चेंजेस हो जाएंगे। आपको अलग से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर अलग से लॉ पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में चेंज क्यों होगा सर? क्योंकि स्केड्यूल 1 के अंदर ऑल यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम है, इन लिस्टिंग है। उसमें लिखा हुआ है केरला, बट नाम चेंज हो गया केरलम, तो स्केड्यूल 1 में भी चेंज करना पड़ेगा ना, केरला से केरलम करना पड़ेगा। अब सर स्केड्यूल 4 में क्या चेंज है? स्केड्यूल 4 बताता है किसी भी स्टेट से राज्यसभा में कितनी सीट जा रही हैं। तो अगर आर्टिकल 3 में किसी स्टेट में चेंजेस होंगे, उसका मान लें एरिया कम हो गया, तो राज्यसभा की सीट भी कम हो सकती हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 4 में भी चेंज होगा, जो मेंशन करता है कि केरला में राज्यसभा की सीट कितनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 कहता है अगर आर्टिकल 3 में कोई चेंजेस आप कर रहे हो तो स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 4 में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, आपको कोई अमेंडमेंट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में सिर्फ स्केड्यूल 1 में ही चेंज होगा, 4 से इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप एरिया और बाउंड्री कम नहीं कर रहे, सिर्फ नाम कर रहे हो। धन्यवाद गुरुजी, आगे बताइए। अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा एक बार, क्या होता है पूरा प्रोसेस। दूसरे पेज पे जाने प्रोसेस के लिए। पूरा प्रोसेस होता क्या है, नेम चेंज करने का या फिर बाउंड्री चेंज करने का या फिर एरिया चेंज करने का। पहली बात तो समझो, ये जो प्रोसेस है ये एक बिल होता है, अमेंडमेंट बिल नहीं होता, अमेंडमेंट नहीं है ये। अमेंडमेंट बिल नहीं बोलोगे आप इसको, क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट वही होती है जो आर्टिकल 368 से ड्राइव होती है। 368 में आप स्पेशल मेजॉरिटी से चीज़ों को क्लियर करते हो। ये एक नॉर्मल बिल की तरह ट्रीट होता है और इसमें स्पेशल मेजॉरिटी नहीं यूज़ होती। ये मैंने थोड़ा सा फार फेस्ट बता दिया, आगे का बता दिया, बट ये चीज़ को पेपर में पूछी जाती है। अभी रिलेट करता हूँ उसको आगे से। तो प्रोसेस क्या है एक्चुअली, पहले आपका
स्टेट आएगा, स्टेट कहेगा यार हमें नाम चेंज करना है, तो स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करेगा, कहेगा ठीक है भाई केरला से केरलम कर दो। और ये रेजोल्यूशन में क्या होता है, आपका सिंपल मेजोरिटी से चीज़ें पास होती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब अगर 400 लोग हैं तो 200 लोगों ने भी बोल दिया कि हाँ नाम चेंज होना चाहिए, उसे सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है सर। अब क्या होगा, स्टेट से बात जाएगी सीधा का सीधा आपके प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट आपका कहेगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है, ये पेपर में आ जाता, पूछ लेता है कि भाई प्रेसिडेंट से पूछना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट कहेगा हाँ ठीक है यार, अपना नाम वाम चेंज कर रहे हो, कोई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट से बात आगे जाएगी आपका, दोबारा प्रेसिडेंट स्टेट को रेफर करेगा। प्रेसिडेंट दोबारा स्टेट से पूछेगा कि भाई मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है, पर आप एक बार दोबारा देख लो आप लोग, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है बट आप लोग एक बार दोबारा देख लो। बट जो ये स्टेट की रेफरेंस है ना, ये स्टेट की रेफरेंस आपकी बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। मतलब स्टेट ने कहा हाँ यार हमें तो आपत्ति है, अब आप कहोगे सर स्टेट ने ही तो बोला था रेजोल्यूशन नाम चेंज करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ नाम चेंज का नहीं है, ये प्रोसेस आपका एरिया चेंज का भी हो सकता है, जिसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। पार्लियामेंट को लगा कि हमें केरला का एरिया चेंज करना है, तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ स्टेट से स्टार्ट हो, पार्लियामेंट से भी स्टार्ट हो सकती है। सीधा पार्लियामेंट बोलेगा कि हमें स्टार्ट करना है, प्रेसिडेंट पे भेजेंगे, फिर स्टेट को भेज देंगे। तो इस केस में तो स्टेट ने खुद ही बोला है, बट ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें स्टेट नहीं बोलता, पार्लियामेंट ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है कि केरला का नाम चेंज करना है, केरला का एरिया चेंज करना है। तो उस केस में स्टेट को एक बार रेफर तो करना ज़रूरी है ना। बट स्टेट की कोई सुनी नहीं जाती, बस उसका ध्यान रख लिया, चल भाई तू भी बता दे तेरे को कैसा लग रहा है। तो इट इज़ नॉट बाइंडिंग, स्टेट की जो भी रेफरेंस, स्टेट की जो भी बात होगी, व्यूज़ होंगे जो स्टेट के व्यूज़, बाइंडिंग नहीं होंगे, बस नाम के लिए पूछ रहे हैं उनसे, ठीक है। फिर स्टेट से आगे बढ़ के आता है पार्लियामेंट पे। अब यहां पे पार्लियामेंट क्या करता है, सिंपल मेजोरिटी से पास करता है। अभी बताया ना ऊपर, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी नहीं, आराम से सिंपल मेजोरिटी से पास करा दोनों हाउसेज ने, और बिल पास हो गया, नाम चेंज हो गया, बाउंड्री चेंज, एरिया चेंज, जो भी चेंज करना चाहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है दिमाग में, कंसर्न आता है कि सर ऐसे तो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का अपनी मनमर्जी से एरिया भी चेंज कर सकता है, नाम भी चेंज कर सकता है, और बाउंड्री भी चेंज कर सकता है। हाँ यार, और वो भी विदाउट एनी स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट के माने बिना। हाँ यार ये सच्चाई है, ऐसा है, मेरे पर्सनल व्यूज़ ऐसा होना नहीं चाहिए बट है ऐसा। बट ऐसा हुआ नहीं है आज तक। स्टेट की यार मानी जाती है क्योंकि बहुत ही कलेश हो जाते हैं ना, कलेश भी तो होते हैं भाई, साउथ क्या या फिर कहीं का भी आप एरिया चेंज कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करी जाती है, ऐसा आज तक हुआ नहीं। दोनों को मद्देनज़र रखते ही होती हैं चीज़ें, ठीक है सर। ये आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, ये आपका सीधा पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, प्रेसिडेंट इज दी, पार्लियामेंट इज दी अल्टीमेट अथॉरिटी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई कौन है अथॉरिटी टू चेंज द नेम, एरिया और बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है, ठीक है सर। ये आपका यूपीएससी का या फिर आपकी पॉलिटी का मेन कैच भी है कि ज़्यादातर पूछता है कि भाई किसके पास एब्सोल्यूट पावर है चीज़ों को करने की। ज़्यादातर आंसर पार्लियामेंट ही होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही डिज़ाइंड है कि काफ़ी सारी पावर्स पार्लियामेंट को दी गई हैं, और कुछ जो पावर्स नहीं भी दी गई वो भी मैंशनड है कि जो पावर मैंशन नहीं है वो भी पार्लियामेंट के पास राइट है उन पर लॉ बनाने का, ठीक है। तो पार्लियामेंट ही अथॉरिटी है, ऐसा क्वेश्चनों में पूछा जाता है। काफ़ी चीज़ों में अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट, ठीक है सर। ये आपने हमें बता दिया, अब आप हमें कुछ और बताइए, ठीक है आगे देखते हैं। फिजिसिस्ट दीपक धार विंस डायरैक मेडल, एम आई स्पेलिंग इट राइट, प्रोनाउंसिंग इट राइट? तो डायरैक मेडल मिला है इन्हें, फिजिसिस्ट दीपक धर हैं ये। इस मेडल में, ये मेडल किस लिए होता है? मैथ्स और फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्या ये भाई होता है। शायद इसमें $5,000 मिलते हैं, ज़्यादा पैसे तो इतना नहीं मिलता। $5,000 अवार्ड मिलता है,
बट काफ़ी रिनाउंड अवार्ड है और इंडियन फिजिसिस्ट को मिला है और आपके क्वेश्चन सीधा बन जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स से, तो इसको बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले हैं, इनसे पहले भी 4-5 लोगों को मिल चुका है इंडिया से। 2000 के अंदर मिला था शायद, साइंस 2000 से स्टार्ट हुआ था, मेरे को साइंस का नाम नहीं याद, बट मिला हुआ है। और दीपक धार इज़ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया, तो इनको मिला है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस अवार्ड के बारे में बस यही कि भाई मैथ्स और फिज़िक्स का है, शायद ये 1980s के अंदर 1980s के अंदर बना था ये अवार्ड। और इसको देता कौन है, इस अवार्ड को कौन देता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखो। ICTP नाम से एक एजेंसी है, वो किसके नाम पे है, अब्दुस सलाम, अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। हाँ, और ये इटली में है, ठीक है, इटली की वो है अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिक फिजिक्स। अब अब्दुस सलाम के नाम पे है ये जो देते हैं इंस्टीट्यूशन, इटली में बेस्ड है। अब्दुस सलाम कौन है, क्यों मैं बोल रहा था इंटरेस्टिंग है, ये एक पाकिस्तान के नोबल लॉरिएट हैं, पाकिस्तानी नोबेल विनर हैं एक फिजिक्स के अंदर। तो ठीक है, पाकिस्तान भी यार बेचारा अच्छा है, अपना नेबर है, अच्छा करे तो अच्छा हम भी तारीफ़ करेंगे, बट अच्छा नहीं करेगा तो भाई हम तारीफ़ नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखना, इनको मिला है अवार्ड, थोड़ा बहुत ये चीज़ भी दिमाग में रहती है तो सही रहता है याद करने में। देखो, चीज़ों को मेरा काम है एज अ टीचर इंटरेस्टिंग बनाना, तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं चीज़ें को आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए देता हूँ, जिससे चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। ये डिरैक मेडल इन सबको मिलता है, और किसको नहीं मिलता, जो पहले से ही नोबेल प्राइज़ विनर है उन्हें नहीं मिलता, जो पहले से ही फील्ड्स मेडल विनर हैं उन्हें भी नहीं मिलता, मतलब जो पहले से ही बड़े बड़े अवार्ड लेके बैठे हैं उन्हें नहीं मिलता। और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात है, आपको पहले से रिकॉग्निशन मिली हुई है किसी चीज़ पे, तो आई थिंक उस पर छोड़ के नए लोगों की तरफ जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी, आप भी नई उस पर बढ़ो, ठीक है यार। स्पोर्ट्स से ही है हमारी अश्मिता चालीहा, इनको ये जीती हैं कोरियन मास्टर्स, तो फर्स्ट फीमेल टू डू सो, फर्स्ट फीमेल टू विन इट, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये है आपकी मैडम, ये जीती हैं और बहुत ही बढ़िया बात है, ध्यान रखेंगे क्योंकि पहली फीमेल है कोरियन मास्टर्स जीतने वाली। ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे। हमारे ये 2 लड़के हैं, देखो अपना कितने तगड़े लड़के हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने पहली बार इंडियन जंपर्स ने मेडल लाए हैं किसी अच्छे इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे, किसमें अंडर-20 चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर-20, उसके अंदर हमारे बसंत भाई और हमारे शाहनवाज भाई ने, बसंत भाई ने लॉन्ग जंप में जीता है, लॉन्ग जंप में, ये तो रेड है, लॉन्ग जंप में जीता है सिल्वर, हमारे शाहनवाज भाई ने जीता है ब्रोंज लॉन्ग जंप में। तो ये ध्यान रखना क्योंकि ये पहली बार है हमने जंपर्स ने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स जीते हैं, जो और काफ़ी अच्छे मेडल जीते हैं, ध्यान रखेंगे सर नाम, ठीक है सर, बिल्कुल। आगे आती है आपकी एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और यूएस नेवी की EOD एक्सरसाइज, जो कहाँ पे हो रही है, कोची में हो रही है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, आपके बॉम्ब डिफ्यूजन कह सकते हो आप, सीधी भाषा में बात करें तो बॉम्ब डिफ्यूजन होगी आपकी। अगर पानी के अंदर सबमरीन होती है नीचे, या फिर बॉम्ब्स होते हैं, सबमरीन बॉम्ब्स होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो लगा के छोड़ के भेज देते हैं, मतलब सीधी बॉम्ब डिफ्यूजन एक्सरसाइज है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, नेवल एक्सरसाइज है और 5 दिन की है। कहाँ पे हो रही है, कोची में हो रही है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, आपको पता है एक्सरसाइज से तो पूछ ही लेता है मेरे दोस्त। तो यार ये चीज़ें हैं, इसकी PDF आपके टेलीग्राम पे होगी, उसको देखो, पढ़ो और डेली इन क्लासेस को ज्वाइन करो। ऐसा होता है कभी कभी मैं हफ्ते में डेली एक क्लास नहीं लाता है, रीज़न है उसका कि मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहता, डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती, अगर होती तो बहुत ज़्यादा हो जाती, तो इसीलिए 1-2 दिन गैप हो जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उस दिन आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि सर तो सीरीज़ को लाइटली ले रहे हैं, हर चीज़ कवर हो रही है, ध्यान से बस आप पढ़ते जाओ, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेरे दोस्त।